हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोयम नंबर 6 अमेंडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन को इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको मेरे लेटेस्ट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोयम नंबर 6 अमेंडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन। फिर से आप नाम देख सकते हैं पोयम का, अमेंडा। ब्लू कलर के बॉक्स में जो लिखा है पहले हम उसे पढ़ते हैं। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. प्रत्येक बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसे, यहां पर शी ऑब्लिक ही लिखा है, मतलब प्रत्येक बच्चा चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसके लिए शी ही दोनों लिखा है। तो प्रत्येक बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे कोई ना कोई काम ना करने के लिए निर्देश दिया जाता है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, किसी ना किसी काम को नहीं करने के लिए उसे निर्देश दिया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है, हर समय उसे नियंत्रित किया जाता है। ऐसा प्रत्येक बच्चे को महसूस होता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। कर्टेल का मतलब होता है छीन लेना या काट छांट करना या कमी करना। तो कह रहे हैं आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी आजादी छीनी जाती है आपसे। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। ऐसे कुछ चीजों या कामों को लिखिए जो आप करना चाहते हो मगर आपके माता पिता या आपके बड़े उन्हें करने की अनुमति ना देते हों। आगे है टू रीड द पोयम अलाउड, फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजाज। पोयम को जोर से पढ़ने के लिए आप जोड़े बनाइए, ग्रुप्स बनाइए, पेयर बनाइए और प्रत्येक पेयर एक एक छंद को, एक एक स्टैंजा को बारी बारी से पढ़े। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आपको आश्चर्य होगा। तो अब हम इस पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके थीम के बारे में बता देता हूं। यह कविता अमेंडा नाम की एक छोटी सी लड़की का जिक्र करते हुए लिखी गई है। इसमें कवि हमको यह बताना चाहता है कि छोटे बच्चे जो हैं बहुत सी बातों में जो है गड़बड़ियां करते हैं। सही टाइम पे सही काम जो है उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते, अपना होमवर्क सही टाइम पर नहीं करते, छोटी छोटी कई सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, कदम कदम पर गलतियां करते हैं, जिस कारण उनको अपने बड़ों से, अपने माता पिता से समय समय पर डांट खानी पड़ती है। ऐसा अमूमन हर घर में होता है जहां पर छोटे बच्चे हैं, तो वो बात बात पर अपने बड़ों से डांट खाते रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आमतौर पर बहुत सारी बातों की समझ नहीं होती, क्या चीज करना है, कैसे करना है, तो गलतियां बहुत करते हैं और इस बात से वो डांट भी खाते हैं। छोटी छोटी हमारे दैनिक जीवन की बातें होती हैं, जैसे नेल्स बड़े बड़े हो रहे हैं तो उनको सही टाइम पर नेल्स को कट करने का ध्यान नहीं रखते कि नाखून काटना है। कमरे में खेल रहे हैं तो बहुत सारा फैला दिया, खिलौने वगैरह बहुत सारा, उसको कमरे को जो है गंदा कर दिया और ऐसे ही छोड़ के भाग गए। तो इन छोटी छोटी बातों पे वो डांट खाते रहते हैं और जब डांट खाते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमेशा हम पर गुस्सा होते रहते हैं, हर समय डांटते रहते हैं। उनको ये समझ भी नहीं आता कि उनको हर समय डांट पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। बस उन्हें लगता है कि माता पिता दुश्मन है और वो हर समय डांटते रहते हैं बस। तो ये
मैसेज जो है कवि जो है कन्वे करना चाहता है, ताकि बच्चे भी अगर इसे पढ़ें तो समझें कि हमारे माता पिता या हमारे बड़े हमें डांटते रहते हैं तो क्यों डांटते हैं। हमारी कदम कदम पर छोटी छोटी हमारी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें सुधारना चाहिए, जबकि हम सुधारने के बजाय बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, इस कारण से डांट खाते हैं। परंतु बच्चों को यह समझ में नहीं आता, उन्हें तो बस लगता है कि माता पिता उनके दुश्मन हैं और हर बात में उनको डांटते रहते हैं और हमारी आजादी छीन लेते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ठीक है, तो ये सब संदेश कवि इस पोयम के माध्यम से देना चाहता है बच्चों को भी, कि बच्चों को पता चले कि उनको डांट पड़ती है तो फिजूल में नहीं पड़ती, वो बात बात में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, इस वजह से उनको डांट पड़ती है और उन गलतियों को उन्हें सुधारना चाहिए। तो ये ऐसा मैसेज जो है कवि हम रीडर्स को कन्वे करना चाहता है। तो चलिए अब पोयम की शुरुआत करते हैं। इस पोयम में ऐसा दिखाया है कि अमेंडा की मां या पिता दोनों में से कोई एक अमेंडा को इस तरह की बातें कह रहा है, समझाइश देते हुए और डांटते हुए और समझाते हुए। तो पोयम यहां से शुरू होती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा की इस पोयम में ये क्लियर नहीं है कि ये जो अमेंडा को जो संबोधित करते हुए जो बोल रहा है वो अमेंडा के फादर हैं या बड़ा भाई है या बड़ी बहन है या माँ है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि अमेंडा की माँ शायद अमेंडा को बोल रही है, क्योंकि अमेंडा जिस उम्र की 13-14 साल की छोटी बच्ची है, उस उम्र की बच्चियों को उनकी माँ अक्सर नसीहतें देती हैं और जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात में क्या सही है क्या गलत है, ये नसीहतें माँ से उनको ज्यादा मिलती हैं और डांट भी माँ से ज्यादा पड़ती है। तो अमेंडा की माँ अमेंडा से कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, अपने दांतों से अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, ये अपने कंधे नीचे लटका कर मत बैठो अमेंडा, कंधे मत लटकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउच माने झुक करके बैठना। तो मां कहती है कि ये सुस्ती में कमर झुकाकर मत बैठो अमेंडा, सीधे कमर सीधी करके बैठो अमेंडा। तो ये अमेंडा को छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती रहती है या उसे नसीहतें मिलती रहती हैं। अब आगे ये ब्रैकेट्स में लिखा है, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने से पहले इसके वर्ड मीनिंग्स बता दूं। लैंग्वेड का मतलब होता है शांत, एमरल्ड का मतलब होता है पन्ना, एक अंगूठियों में जड़ने वाला लगाने वाला एक रत्न होता है जिसको हिंदी में पन्ना कहते हैं, या एमरल्ड पन्ना जैसे हरे कलर को भी कहते हैं। एमरल्ड जो है पन्ना के अलावा हरे रंग को भी कहते हैं। सोल माने एकमात्र, अकेला। इनहेबिटेंट मीन्स निवासी। मरमेड का मतलब होता है मत्स्य कन्या या जल परी। ड्रिफ्टिंग माने सरकना या बहना, पानी के ऊपर सरकना या बहना, यहां पर विचरण करना से अर्थ है। ब्लिसफुली माने आनंद पूर्वक। तो अब ये ब्रैकेट्स में लिखा है, इसका फिर से पढ़ते हैं। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द होल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब अमेंडा ये अपने मन में सोच रही है कि वो एक शांत हरे रंग के समुद्र के पास है, जहां पर उस शांत हरे समुद्र की वो एकमात्र निवासी है। वो ऐसा सोचती है कि एक शांत हरा समुद्र होगा और उसमें रहने वाली मैं एकमात्र निवासी होंगी। अ मरमेड, और मैं एक मत्स्य कन्या के रूप में, जो जल परी होती है ना, जो परी कथाओं में दिखाते हैं कि ऊपर से बॉडी लड़की की और नीचे मछली जैसा पोर्शन होता है, तो वो मरमेड कहलाती है, जल परी या मत्स्य कन्या। अमेंडा सोचती है कि उस शांत हरे समुद्र में एकमात्र निवासी मैं होंगी और बड़े ही आनंद पूर्वक उस समुद्र पर
मत्स्य कन्या की तरह, जल परी की तरह आनंद पूर्वक उस समुद्र में विचरण कर रही होंगी, ऐसा वो सोचती है। अब आगे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अब अमेंडा की मां उसे फिर टोकती है, डांटती है, नसीहतें देती है, कुछ प्रश्न पूछती है। उसमें मां कहती है, अमेंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य, होमवर्क जो होता है स्कूल से मिलता है, होमवर्क खत्म कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। साथ में मां यह भी कहती है कि मुझे लगता है अमेंडा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था, क्या वो कर लिए? तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, माता पिता कह देते हैं, बच्चे कह देते हैं हाँ कर लेंगे। अगर नेक्स्ट डे के लिए स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म तैयार होना चाहिए, माता पिता ने बोल दिया कि बेटा अपने शूज पॉलिश करके रख लेना, तो बच्चे क्या है, खेल में लगे रहते हैं। हाँ कर लेंगे, बोल दिया ऐसे, हाँ पापा कर लेंगे, हाँ मम्मी कर लेंगे। बाद में करा तो करा, नहीं करा नहीं करा, भूल गए। अगले दिन अब सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है, उसी टाइम पे शूज गंदे पड़े हैं, सब है। तो ये जरा जरा सी बातों पे वो डांट खाते हैं। और जब कुछ बच्चे बार बार बोलने पर भी नहीं करते इस तरह के काम, तो फिर माता पिता उनसे पूछते हैं, जैसे कि इस स्टैंजा में पूछा जा रहा है, अमेंडा होमवर्क कंप्लीट कर लिया क्या? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया क्या? मैंने तुम्हें जूते पॉलिश करने को कहा था, साफ करने को कहा था, क्या वो कर लिया क्या? तो इस तरह पूछना पड़ता है। जब जो माता पिता देखते हैं कि उनके बच्चे बोलने के बाद भी काम नहीं करते, भूल जाते हैं, खेल में लग जाते हैं, तो फिर वो माता पिता ही ध्यान दिला दिलाकर बाद में पूछते हैं, ऐसा बोला था मैंने, ऐसा करा क्या? ये तो इस तरह अमेंडा की मां उसे नसीहत देती है, डांटती है, पूछती है कि जो काम उसे करने को बोले थे वो करे कि नहीं। आगे, अब ये स्टैंजा जो ब्रैकेट्स में लिखा है, ये फिर से अमेंडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। रोम माने घूमना, भटकना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। पैटर्न माने आकृति बनाना, हर्स्ट मीन्स शांत, बेयर फीट नंगे पांव। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमेंडा फिर से सोचती है कि काश मैं अनाथ होती। अमेंडा को अपने माता पिता की ये हर बात में, छोटी छोटी सी बात में दी जाने वाली नसीहत और डांट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और अमेंडा इससे बहुत चिढ़ती है कि जरा जरा सी बात में डांटते हैं, हर बात में सिखाते हैं, नसीहतें देते हैं। तो इससे बचने के लिए, और उसकी आजादी भी छिन गई, वो कभी भी मन मर्जी से कहीं बाहर, घर से बाहर नहीं जा सकती, खेलने नहीं जा सकती। तो अमेंडा इस सब से बचने के लिए, अपने माता पिता की पाबंदियों से बचने के लिए ऐसी कल्पना करती है कि काश मैं अनाथ होती। अनाथ होती तो कोई माता पिता नहीं होते और बार बार रोकने टोकने वाले, डांटने वाले कोई होते ही नहीं। ऐसा अमेंडा कल्पना करती है। तो सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। काश मैं अनाथ होती और सड़कों पर घूम रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। अपने शांत नंगे पैरों से मैं नर्म धूल पर अलग अलग तरह की पैटर्न, आकृतियां बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। शांति कितनी सुनहरी है और आजादी, ये आजादी कितनी मधुर है। आजादी कितनी अच्छी है, कितनी मधुर है। मतलब अमेंडा को लगता है कि अगर वो अनाथ होती तो बड़ी फ्रीडम में रहती, फिर उसको कोई रोकने टोकने वाले नहीं होते और वो फ्रीडम बहुत स्वीट होती, ऐसा उसको लगता है। अगले स्टेंजा में फिर अमेंडा की मां अमेंडा को कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा वो चॉकलेट, मां कहती है कि अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा।
एक्ने माने मुहासे, अपने मुहासों को याद करो अमेंडा, यानी ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाने से और मुहासे वगैरह बढ़ते हैं। तो ऐसा माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने मुहासे ध्यान करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। और अब देखिए क्या हो रहा है कि जब माँ उसे ये सब चीजें टोक रही है, पूछ रही है, डांट रही है, तो उस वक्त अमेंडा माँ की तरफ देख नहीं रही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता जब डांटते हैं तो उनसे नजरें नहीं मिलाते, दूसरी जगह कहीं देखने लगते हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं कि आपकी डांट का मेरे पे कोई असर नहीं हो रहा और मैं तो गौर ही नहीं कर रहा आप पर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो इस बात पर भी माँ गुस्से से कहती है कि अमेंडा, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूं तब तुम मेरी तरफ ध्यान दिया करो, मेरी तरफ देखा करो। जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूं उस वक्त मेरी तरफ देख के बात किया करो, मेरी तरफ ध्यान दिया करो, इग्नोर मत किया करो। ऐसा माँ कहती है उससे। आगे अगले स्टैंजा में फिर से ये ब्रैकेट्स में लिखा है, तो अमेंडा फिर से सोच रही है, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो अमेंडा ये कल्पना कर रही है कि काश मैं रेपेंजल होती। रेपेंजल के बारे में यहां बताता हूं। परी कथाओं में ऐसा मानना है कि रेपेंजल नाम की एक सुंदर लड़की, एक छोटी लड़की को एक जादूगरनी द्वारा एक ऊंचे से टावर में बंद कर दिया जाता है। रेपेंजल के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। तो रेपेंजल उस टावर में जहां ऊपर बंद होती है वहां की खिड़की से अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है। तो उन बालों को पकड़ करके ऊपर एक राजकुमार चढ़कर आ जाता है। तो उस टावर में वो कैद होके बंद होके रह रही थी वो रेपेंजल। तो ऐसा एक परी कथाओं में है। तो अमेंडा अपने आप को भी कल्पना करती है कि काश मैं रेपेंजल होती, क्योंकि जैसे रेपेंजल उस टावर में अकेले रह रही थी तो उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हालांकि उसे वो जादूगरनी द्वारा बंद कर दिया गया था टावर में, लेकिन फिर वो अकेले थी। तो माता पिता की पाबंदियों से बचने के लिए वो भी अपने आप को कल्पना करती है कि काश मैं रेपेंजल जैसी होती, रेपेंजल होती और अकेले टावर में एकांत में बंद होती, तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। अमेंडा सोचती है, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, काश मैं रेपेंजल होती, मुझे कोई चिंता या परवाह नहीं होती, निष्फिक्री के साथ में रहती, बेपरवाह होकर रहती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल माने शांत और रेयर माने दुर्लभ या अनोखी भी मान सकते हैं। यहां पर कहती है कि टावर में जीवन जो है वो शांत और दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो ये भी सोचती है कि मैं निश्चित रूप से, जैसे रेपेंजल ने अपने चमकीले सुनहरे बाल नीचे लटका दिए थे, वैसे मैं बेशक अपने चमकीले बाल टावर से नीचे नहीं लटकाऊंगी, ऐसा सोचती है। अब आगे है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। सल्किंग, सल्क का मतलब होता है कुपित होना या रूठना। जब बच्चों को जब डांटो ना तो वो रूठते हुए कुपित चेहरा बनाते हैं, क्रोध दर्शाते हुए, रूठते हुए कुपित चेहरा बनाते हैं, रूठा हुआ गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं। ये अनिच्छा दिखाने के लिए कि जैसे उनको बड़ों की डांट पसंद नहीं आई। तो सल्किंग का वो मतलब होता है रूठना या कुपित होना। मूडी का से अर्थ यहां पर मनमौजी भी अर्थ होता है, लेकिन यहां पर
मूडी का अर्थ है खराब मनोदशा में रहने वाला। तुनक मिजाज या चिड़चिड़ा से यहां पर मूडी का अर्थ है। लास्ट वाली लाइन में लिखा है नेग्ड, तो नेग का मतलब है सताना या किसी को परेशान करना, तंग करना। तो आगे फिर से अमेंडा की मां कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा, ये अपना रूठना और कुपित होना अभी तुरंत इसी वक्त बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा, तुम हमेशा ऐसी ही चिड़चिड़ी तुनक मिजाज रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। और मां कहती है कि तुम ऐसी जो चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज मूड में हमेशा रहती हो, तुम्हारे इस मूडी स्वभाव को देखकर, तुम्हारे इस चिड़चिड़ेपन और तुनक मिजाज कुपित या रूठे हुए चेहरे को देखकर कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि जैसे मैं तुम्हें तंग करती हूं, मैं तुम्हें परेशान करती हूं। तो ऐसे रूठना कुपित होना बंद करो अमेंडा, ऐसे मां कहती है। तो यहां पर आकर ये पोयम खत्म होती है। और इधर राइट हैंड साइड पर आप पोएट का नाम भी देख सकते हैं, रॉबिन क्लेन।